अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप हजरात खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें इतनी देर तक। जैसे ही बाकी लोग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो भी ज्वाइन करता जाए वो कमेंट्स में खुद को मेंशन करता जाए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि कितने लोग रह गए और कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया।
वालेकुम सलाम यामीन साहब, आप लोगों में से किसी की कोई क्यूरी हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, तो उसके लिए इनविटेशन लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल चंद मिनट में हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कुछ 2-3 स्टूडेंट्स रह गए हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लें तो ये इनविटेशन लिंक मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। इसको लेके आप क्यूरीज कर सकते हैं। आज कुछ हम एडवांस टॉपिक को भी क्लियर कर पढ़ेंगे। आप लोगों में से जिसने असाइनमेंट बना ली है और रड वगैरह कंप्लीट किया हुआ है और अभी तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, क्या उसमें कोई क्यूरी है, कोई बात पूछनी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं अभी।
जो लोग भी ज्वाइन करें ज़रा कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि किस किस ने ज्वाइन कर लिया। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक एडवांस फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैजिकल होगा। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ और लोग भी आपके साथ आ जाएं, लेकिन 15 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ीद वेट करेंगे तो हम मज़ीद आगे कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्डप्रेस से रिलेटेड एक छोटी सी स्लाइड्स हैं, उनको कवर कर लें, फिर उसके बाद हम इतनी देर में कुछ इंतज़ार भी हो जाएगा उन लोगों का। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यकीनन आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। वर्डप्रेस से रिलेटेड या वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ रोल्स होते हैं। रोल्स को हम कुछ इस तरह से समझ लें कि जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट करता है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए से। तो ऑर्गेनाइजेशन में चूँकि मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस होते हैं और हर डेजिग्नेशन का अपना एक रोल होता है, ना वो उससे ज़्यादा करता है ना वो उससे कम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर ऑर्गेनाइजेशन में बाहर बैठा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक माली हो सकता है, एक पीएन हो सकता है। ये सारे लोग इनके अपने रोल्स हैं। कोई भी एक दूसरे की जगह काम नहीं करता, हर कोई अपनी जगह पे रोल प्ले कर रहा है।
ऐसा नहीं होता कि कोई चौकीदार है वो किसी दिन प्रिंसिपल की सीट पे बैठ के प्रिंसिपल का काम कर रहा हो, या प्रिंसिपल के ऑफिस की एक्सेस उसके पास हो। जो प्रिंसिपल जिन फाइल्स को रीड करता है, जिनको साइन करता है, जिन अथॉरिटीज़ को वो देख रहा होता है, वो एक गार्ड के पास कतन भी नहीं होती। तो इसी तरह एक स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें टीचर्स होते हैं और हर टीचर का अपना एक रोल होता है। वो किसी खास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, खास टास्क उसके होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है। उनमें से हर एक का अपना काम होता है। क्लर्क एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे लो लेवल पे काम कर रहा होता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्लर्क जो है वो अपने मैनेजर के रोल प्ले कर रहा हो और वो उसकी जगह काम कर रहा हो। जो काम मैनेजर के होते हैं वो एक क्लर्क परफॉर्म करना शुरू कर दे। हर एक की एक्सेस लिमिटेड होती है। क्लर्क को एक लिमिटेड टास्क असाइन किया जाता है और वही वो करता है, उससे ज़ायद वो कुछ नहीं करता। ना ही उसके पास उसकी एक्सेस होती है। वो मैनेजर के रूम में जा भी नहीं सकता, उसकी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, और ना ही वो मैनेजर बन के किसी को हुक्म दे सकता है। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो एग्जैक्टली यही हायरार्की सॉफ्टवेयर में भी वर्क करनी चाहिए। कैसे वर्क करनी चाहिए, वो उसका तरीकाकार कुछ यूँ होगा कि अगर एक प्रिंसिपल है तो सॉफ्टवेयर में जब वो लॉगिन हो तो उसको फुली एक्सेस मिलनी चाहिए। जैसा कि एक स्कूल में बैठे हुए प्रिंसिपल को, एक यूनिवर्सिटी के वीसी को पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की फुली एक्सेस होती है। वो हर काम कर सकता है, हर काम से मना भी कर सकता है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी हमारे ऐसे ही होना चाहिए कि अगर कोई साहिब लॉगिन हुए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के साथ आए हैं तो उसको फुली एक्सेस होनी चाहिए। और इसी तरह अगर कोई टीचर है और सबसे जूनियर टीचर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो लॉगिन हो तो उसकी लुक एंड फील ऐसी हो कि वो प्रिंसिपल के जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रिंसिपल्स के जो टास्क हैं, वो उसके सामने उसको नज़र आ रहे हों और उनमें से किसी एक को करना शुरू कर दे। तो उसको उसकी एक्सेस एक सॉफ्टवेयर के अंदर लिमिटेड होनी चाहिए। जितना टास्क उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही उसको दिखे। एक क्लर्क उसमें जस्ट फीस वसूल करनी है और सिस्टम में ऐड करनी है। उसके पास रिपोर्टिंग उसको नज़र नहीं आनी चाहिए। एग्ज़ाम कैसे होंगे ये उसको दिखने नहीं चाहिए। किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं ये इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसको तो जस्ट ये नज़र आना चाहिए कि इस महीने की में कितने लोगों ने फ़ी पे कर दी है, कितने लोगों की रिमेनिंग है, और हर स्टूडेंट की कितनी कितनी फ़ीस है। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए और वही दिखनी चाहिए, उससे ज़ायद नहीं होना चाहिए। वो किसी स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल में प्रमोट ना कर सके, और इसी तरह की दूसरी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रोल्स क्या होते हैं। सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर के अंदर डेजिग्नेशंस को रोल्स के साथ कॉल करते हैं, उनको रोल्स बोलते हैं, ये एक टर्म है। तो सिस्टम में रोल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा वर्डप्रेस के रोल्स को देखते हैं कि वर्डप्रेस में क्या रोल्स होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। पहले हम जरा स्लाइड्स को देख लेते हैं। यूज़र क्रिएट करना और यूज़र को मुख्तलिफ रोल्स असाइन करना। तो यूज़र क्रिएट करने का पूरा मैकेनिज्म इस स्लाइड में बताया गया है। अभी हम थोड़ी देर में इसको जाके देख सकते हैं, देखेंगे जब हम एडमिन पैनल में लॉगिन होंगे। ये 5 तरह के रोल्स हैं वर्डप्रेस के अंदर। हमने जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू किया था तो उसमें आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या रोल्स होंगे। जितने रोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप वो रोल्स सिस्टम में सेट करेंगे और उनकी अथॉरिटीज़, उनकी एक्सेसिबिलिटी आप सेट करेंगे और उसके बाद यूज़र को उसका लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके दे देंगे। तो वर्डप्रेस में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है
ये एक ऐसे साहिब होते हैं, इनके पास सारे वर्डप्रेस के फीचर्स की एक्सेस होती है। एक रोल इसमें होता है एडिटर का। ये ऐसा है कि अपनी पोस्ट को, सारी की सारी अपनी पोस्ट को, अपने पेजेस को और दूसरे लोगों की पोस्ट और पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। एडिटर दूसरे लोगों ने जो पोस्ट क्रिएट की है, जो पेजेस क्रिएट किए हैं, उनको भी देख सकते हैं। और उनको मैनेज करने का मतलब है ऐड, एडिट, डिलीट उनको कर सकते हैं। ऑथर का एक रोल होता है, ये अपनी ही पोस्ट को मैनेज कर सकता है, जो इसने खुद की है। दूसरे लोगों की पोस्ट के पास की एक्सेस इसके पास नहीं होती। ये अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकता है, उसको ऐड, एडिट, डिलीट कर सकता है। इसके अलावा दूसरे लोगों की पोस्ट ये कुछ भी देख नहीं सकता और उनको ऐड, एडिट, डिलीट नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर के नाम से एक एक्सेस होती है, और ये साहिब अपनी पोस्ट राइट कर सकते हैं, ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपनी पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूटर होते हैं, तो एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इसकी पोस्ट को पब्लिश करेंगे। ये जस्ट पोस्ट को ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पब्लिश करने की जिम्मेदारी एडिटर की होगी या एडमिनिस्ट्रेटर की होगी। जो एज ए कंट्रीब्यूटर लॉग इन होंगे वो पोस्ट को पब्लिश नहीं कर सकते। और सब्सक्राइबर होंगे एक रोल, एक डेजिग्नेशन, और ये साहिब जस्ट इनको नोटिफिकेशन मिलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ये पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही जब क्रिएट नहीं कर सकते तो एडिट, डिलीट और पब्लिश तो दूर की बात है। तो जस्ट कोई जब नई पोस्ट आएगी या जब कुछ भी होगा तो इनको एक नोटिफिकेशन जाएगा, इनको मालूम पड़ेगा जनाब एक नया कंटेंट आ चुका है, आप आके देख लें। और ये वेबसाइट पे आएंगे, लॉगिन होंगे और कंटेंट को रीड कर पाएंगे। एंड दैट्स इट। ये 5 तरह के रोल्स हैं। 5 तरह के रोल तो बिल्टन दिए गए हैं। इसके अलावा हम रोल्स को मज़ीद कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और उनको वर्डप्रेस में इसकी एक्सेस मौजूद है। और ये उसकी स्क्रीन है रोल्स को कस्टमाइज करने की। दैट्स इट। ये वर्डप्रेस से रिलेटेड टास्क था। हम मज़ीद 2-4 मिनट इस पर खर्च करेंगे, फिर उसके बाद एक एडवांस टॉपिक की तरफ हम जाएंगे। चलें जी, एक नज़र हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में भी देख लेते हैं कि कैसे ये रोल वर्क करते हैं। ये यूज़र्स आ रहे होते हैं नीचे। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। हम चलते हैं यूज़र्स वाले पोर्शन में। मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ पे जितने भी यूज़र लिस्टेड हैं वो सारे आपको दिख रहे हैं। पहला यूज़र है, उसका रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एक दूसरा यूज़र क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, उसका रोल ऑथर है। तो ये जितने भी यूज़र हम क्रिएट करना चाहेंगे जो वर्डप्रेस को एक्सेस कर पाएंगे वो यहाँ से क्रिएट होंगे। यहाँ पे वो सारे लिस्टेड भी होंगे। अगर नया क्रिएट करना चाहते हैं यूज़र तो यहाँ से उसको क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू के बटन को हिट करेंगे तो एक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम लिखेंगे, इसमें ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐड करेंगे। वेबसाइट अगर कोई है तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज। और वर्डप्रेस पासवर्ड आपने जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। चाहे तो यही रखना चाहें तो रख लें, वरना सिंपल सा कोई पासवर्ड जो भी आप मुनासिब से सेट करना चाहें वो यहाँ पे सेट कर लें। और उसके बाद ये रोल्स वाला पोर्शन है, यहाँ से ड्रॉप डाउन में रोल आप सिलेक्ट करेंगे। वही 5 रोल यहाँ पे दिखने हैं। यहाँ पे एक कस्टमर का रोल भी मौजूद है, चूँकि हमने वो वूकॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है। शॉप मैनेजर का रोल भी आपको नज़र आ रहा है वूकॉमर्स में। ये 2 रोल्स है एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड किए हैं, ये वूकॉमर्स की तरफ से आ रहे हैं। और बाकी ये 5 रोल वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट है। आप मज़ीद भी रोल्स क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो अभी ज़रा यहाँ से आप रोल क्रिएट करें, यहाँ से एक यूज़र क्रिएट करें और उसके बाद आप लॉगिन होके देखेंगे कि यूज़र लॉगिन हो रहा है। और फिर उसके बाद ये जितने भी फीचर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर में तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर आपने रोल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखा हुआ, सब्सक्राइबर रखा हुआ है, ऑथर रखा हुआ है या कंट्रीब्यूटर रखा हुआ है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपको दिखेगी नहीं। तो अभी का टास्क ये है कि 5 के मिनट में 2-4 मिनट में आप इसको परफॉर्म करेंगे, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे कि आप एक यूज़र क्रिएट करें, 4-5 यूज़र क्रिएट करें हर एक रोल के साथ, एक सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये 5 रोल क्रिएट करें। और फिर उस रोल्स के ज़रिए से, सॉरी रोल्स नहीं, यूज़र क्रिएट करें इन रोल्स के साथ, और फिर उन यूज़र्स के ज़रिए से आप लॉगिन हों, इस वाले यहाँ से लॉग आउट करें और दोबारा जो नया यूज़र आपने क्रिएट किया उसके ज़रिए से लॉगिन होके देखें कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी में क्या फ़र्क आता है, आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो जस्ट 2-4 मिनट में ये काम कीजिएगा ताकि फिर हम आगे चल सकें। अभी तक मज़ीद किसी साहिब ने हमें ज्वाइन नहीं किया, चलें बहरहाल नहीं किया तो अभी हम 10 बज के इंशाल्लाह 10 मिनट पे या 5 मिनट पे हम 4 मिनट में ही ले लें, कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है ये। 4-5 मिनट में इंशाल्लाह 5 मिनट पे 10 बजे के 5 मिनट में हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। 4-5 मिनट हैं, आप ले लें इसको, ये टास्क परफॉर्म करें। जो लोग ज्वाइन कर लें वो कमेंट बॉक्स में अपने आप को मेंशन भी करते रहें ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि किस किस ने ज्वाइन कर लिया।
चलें जी, हम आगे स्टार्ट करते हैं। एडवांस जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं जिनके अंदर कमर्शियली काम किया जाता है, कोर पीएचपी में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन कोड करने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे अभी हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की, तो उसमें हमने फाइलों के नाम अपनी मर्जी से जैसे रखे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो भी हमने समझ में आया वो रख लिया, और हमने एक्स वाई जी जो भी नाम समझ में आया वो भी रख लिया। अब कौन सी फाइल में क्या फंक्शनैलिटी है, कौन सी फाइल रूट फाइल है, ऑब्वियसली हमारे अलावा किसी को मालूम नहीं है। तो अगर यही प्रोजेक्ट जो हमने कोर पीएचपी में बनाया हुआ है ये किसी को हैंड ओवर किया जाएगा, किसी और टीम को दिया जाएगा, तो उस टीम को समझने में काफ़ी दुश्वारी होगी। उसको ये समझ में नहीं आएगा कौन सा कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा कोड जो लिखा हुआ है वो किस पर्पज़ के लिए है। तो कन्फ्यूजन सी उनके लिए रहेगी। तो हर दफ़ा जब प्रोजेक्ट पे टीम बदलेगी तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ए टू जी सारा उनको पहले समझना पड़ेगा, और बहुत सारी उसमें गलतियां भी उनसे होंगी। तो इस तरह की चीज़ को टैकल करने के लिए हर आदमी जो कोड करे वो स्टैंडर्ड्स के इक्वल करे, और जो भी कोड किया जाए उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ हो। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि जो भी कोड करे वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करे।
उम्मीद है मेरी आवाज़ अब आपको ठीक आ रही होगी। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे कोडिंग स्टैंडर्ड्स की। तो कोडिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं जिनको प्रोजेक्ट्स में फॉलो किया जाता है। उनमें से एक कोडिंग स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बहुत अहम है, बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है और क्या फंक्शनैलिटी इसमें होती है, या क्या स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है क्या कोड करने का। तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ फिर दोबारा से। MVC है क्या, एक छोटी सी स्लाइड में हम इसको देख लेते हैं। चलो, ये स्लाइड ज़रा उम्मीद है ज़्यादा बेहतर अंदाज से आपको नज़र आएगी इसमें कि कैसे वर्क करती है ये। मेरी स्क्रीन उम्मीद आपको दिख रही होगी। MVC मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। M से मुराद मॉडल होता है और व्यू से मुराद V से मुराद व्यू होता है और C से मुराद कंट्रोलर होता है। तो ये मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये कोड करने का मैकेनिज्म होता है। बेसिकली ये 3 डायरेक्टरीज होती हैं। कोड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ कोड ऐसा होता है जो HTML, CSS और व्यू से रिलेटेड होता है। यूज़र को दिखना होता है उस कोड में, जो कुछ यूज़र को दिखता है स्क्रीन में, सॉरी कोड में नहीं दिखना होता, स्क्रीन में जो कुछ दिख रहा होता है उसको, आपको ये जो ब्राउज़र में अभी जो कुछ नज़र आ रहा है ये HTML, CSS है, ये व्यू फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड सारा का सारा HTML, CSS, JS, ये व्यूज़ के फोल्डर में सारा कुछ पड़ा होता है। तो जितने भी व्यूज़ हैं वो HTML, CSS को होल्ड करते हैं। फ्रंट एंड सारी की सारा यहाँ पे होता है। कंट्रोलर पूरी की पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। सारी रिक्वेस्ट इसके पास आती हैं, सारे के सारे रिस्पॉन्स ये जनरेट करता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये यूज़र है, आम क्लाइंट्स हैं सारी दुनिया से। एक वेबसाइट को जब एक्सेस किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया जाता है, तो एक्सेस करने में सबसे पहली जो रिक्वेस्ट जाती है, जब भी किसी बटन पे हिट किया जाता है, जब भी URL ऊपर URL बार में लिख के एंटर किया जाता है, तो रिक्वेस्ट सीधी कंट्रोलर के पास आती है। कंट्रोलर देखता है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और ये डिसीजन लेता है कि व्यू में से कौन सा व्यू रिटर्न करना है, मॉडल को कॉल करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये अप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है। तो सारा कंट्रोलिंग फ्लो जो होता है वो कंट्रोलर्स में लिखा जाता है। पूरी एप्लीकेशन का कंट्रोल यहाँ पे होता है। यूज़र बेसिकली कंट्रोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। यूज़र हमेशा रिक्वेस्ट जो भी भेजता है वो कंट्रोलर वसूल करते हैं, और फिर यूज़र को जो भी चीज़ें वापस रिटर्न की जाती हैं वो HTML होता है। वो व्यू से निकालते हैं HTML और यूज़र को दिखा दी जाती है। यूज़र उस HTML को देखता है, फिर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, फिर रिक्वेस्ट इधर आ जाती है। मॉडल्स क्या होते हैं? जितने भी एप्लीकेशन के रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को डील करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो मॉडल्स के पास आती है। फॉर एग्जांपल, हमारा एक बड़ा रिसोर्स होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस से जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो मॉडल्स करते हैं। हमारा एक दूसरा बड़ा रिसोर्स होता है, वो हार्ड ड्राइव होती है सर्वर के ऊपर। तो फाइल हैंडलिंग और इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो भी मॉडल्स करेंगे। इसी तरह कभी डेटा बाहर से आ रहा होता है, APIs बीच में इन्वॉल्व होती हैं, तो वो भी मॉडल ही उनको डील करता है। इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑटोमेट करने के लिए जो बिजनेस लॉजिक लिखी जाती है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस लॉजिक होती है, तो बिजनेस लॉजिक भी मॉडल्स में ही लिखी जाती है। तो मॉडल के मैंने बहुत सारे काम बता दिए। ये बेसिकली दो तरह के काम करता है।
रिसोर्सेज को डील करता है और बिजनेस लॉजिक को होल्ड करता है। सारे के सारे रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करना मॉडल का काम होता है, और सारी की सारी बिजनेस लॉजिक जो होती है वो भी मॉडल्स में लिखी जाती है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। व्यूज क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं और मॉडल्स क्या होते हैं। यूजर हमेशा रिक्वेस्ट कंट्रोलर को करता है, कंट्रोलर डिसीजन मेकिंग करता है रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कि रिक्वेस्ट किस तरह की है। अगर रिक्वेस्ट में कोई ऐसी चीज चाहिए जो डेटाबेस से चाहिए तो ये मॉडल को कॉल करेगा, अप्रोप्रिएट मॉडल को कॉल करेगा और उससे कहेगा कि डेटाबेस से ये चीज हमें फेच करके दे दो। मॉडल डेटाबेस से वो चीजें फेच करके डेटा सारा का सारा कंट्रोलर को हैंड ओवर करता है। कंट्रोलर देखता है कि अब यूजर को दिखाना क्या है। ये डेटा वो सारा का सारा जो मॉडल ने इसको दिया है वो इधर से व्यू पकड़ता है और व्यू में वो सारा डेटा डालता है और HTML खूबसूरत सी HTML और CSS में वो रिस्पॉन्स एक यूजर को सेंड कर देता है। और यूजर दोबारा रिक्वेस्ट करता है, फिर मॉडल को वो कंट्रोलर मॉडल को कॉल करता है और इसी तरह व्यूज में डेटा डालता है और इस तरह ये सारा सर्कल चलता रहता है। कोड सेपरेट रहता है, हर तरह का रीयूजेबल रहता है और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। बहरहाल हम ज़्यादा MVC के फीचर्स को हम डिस्कस नहीं करते। बहरहाल एक जेनेरिक सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल व्यू कंट्रोलर या MVC फ्रेमवर्क क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। हर 3 उसमें के क्वेश्चन होते हैं और तीनों क्वेश्चन क्या क्या अमल करते हैं। MVC से रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी हो तो 1-2 मिनट के लिए मैं पॉज लूँगा। आप अपनी क्यूरी को मुझे फॉरवर्ड कर दें क्योंकि आप दोबारा हम आगे एक फ्रेमवर्क को पढ़ने जा रहे हैं। तो MVC को मजीद हम डील ज़ाहिर है पढ़ तो MVC को ही रहे होंगे, लेकिन अभी एक मेजर टॉपिक 1-2 मिनट में मैंने कवर किया। तो कोई बात आपको पूछनी हो आप कमेंट्स के ज़रिए से भी पूछ सकते हैं और मैंने आपके साथ लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो 1-2 मिनट में मजीद आगे चलते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है ये बात आपको समझ में आ गई MVC क्या है या इससे कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। एक आध मिनट के लिए मैं पॉज ले रहा हूँ। चलें जी, उम्मीद है आपके पास अभी तक कोई क्यूरी नहीं है तो फिर समझ में ठीक तरीके से आ गया हो गया ये बात। अब हम आगे चलते हैं, एक फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं। PHP में बहुत ही अहम फ्रेमवर्क है, सेकंड नंबर पे ये लाया करता है जिसको हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। फ्रेमवर्क का नाम है यी फ्रेमवर्क को थोड़ी देर हम आज के लेक्चर में जो बाकी रह गया टाइम इसमें यी फ्रेमवर्क को देखेंगे। ये MVC बेस्ड फ्रेमवर्क है। MVC में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, उनमें जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं PHP के, उनमें यी आता है सेकंड नंबर पे लाया करता है। और लारावेल टॉप रेटेड फ्रेमवर्क्स में है, सबसे टॉप पे ये आ रहा होता है। कोऑर्डिनेटर बेसिक फ्रेमवर्क है, बॉटम लाइन में ये फॉल करता है, सबसे ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रेमवर्क्स में से है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाएगा इसलिए इसको भी देखा जाता है। तो बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट लेते हैं और फिर आस्ता आस्ता एडवांस फ्रेमवर्क्स की तरफ चलते चले जाते हैं, और कुछ लोग टॉप से ही स्टार्ट करते हैं, लारावेल और यी फ्रेमवर्क से ही स्टार्ट लेते हैं। हम आज यी को थोड़ा सा देखेंगे, फिर किसी वक्त में मौका मिला तो इसी तरह हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा और आप लोगों ने कुछ इंटरेस्ट भी दिखाया
तो हम लोग लारावेल को भी देखेंगे और हम कोऑर्डिनेटर को भी देखेंगे। ये तीनों फ्रेमवर्क्स हैं, MVC बेस्ड ही हैं। तो ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं, हमारे कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास कुछ एडवांस स्किल्स भी होनी चाहिए, तो इसलिए हम उसको पढ़ा भी देते हैं। तो जो सुनिएगा, अभी तक हमारी तरतीब ये कुछ रही है कि हम जो काम भी करते थे उसका शॉर्टकट भी चेक करते थे। शॉर्टकट क्या है? हमने HTML CSS पढ़ी, तो हमें लगा कि CSS में डिज़ाइन बेहतर बनाने के लिए हमें बहुत लंबा कोड करना पड़ता है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। फिर हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लें तो CSS लंबी चौड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत उम्दा और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन बूटस्ट्रैप को लेके बनाया जा सकता है, और वो भी बगैर कोड किए, या बहुत मिनिमम सा कोड हमें करना पड़ेगा, कुछ छोटा सा। फिर हमें कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये सारा कोड भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बूटस्ट्रैप में बने हुए बहुत सारे कोड फ्रीली अवेलेबल हैं, उन्हीं को यूज़ किया जाए। टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको, स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा। हमने इसमें डिटेल में इन चीज़ों को देखा था कि फ्रंट एंड से रिलेटेड हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन बने हुए भी वो हमारे लिए काफ़ी हैं। एग्जांपल्स इतनी पाई जाती हैं कि उन्हीं से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने PHP को डिटेल में पढ़ा, और CRUD ऑपरेशन लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया लास्ट वीक में। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो CRUD ऑपरेशन है, या जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर भी खुद ब खुद कैसे बन जाता है, ये CRUD चुटकियों में कैसे बन जाएगा, और इस तरह की चीज़ें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद जो अब तक हमने काम किया, देखिएगा कि ये CRUD चंद ही सेकंड्स में बन जाएगा। तो ये वो फ्रेमवर्क को सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं। मैं एक लिंक पे जाता हूँ, आप लोग भी ये फ्रेमवर्क की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से इस लिंक को उठा सकते हैं। तो गूगल में मैंने Yi2 डाउनलोड लिखा, तो ये फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने सबसे पहले आ गई, और इसमें टॉप पे ही डाउनलोड का लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, और डॉक्यूमेंटेशन का ये नीचे वाला लिंक, इंस्टॉलेशन और डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारे इसके फीचर्स कैसे वर्क करते हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी ओपन कर लेता हूँ, और डाउनलोड का लिंक भी ओपन करता हूँ। तो पहले हम ये फ्रेमवर्क को डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोडिंग के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। इसके लिए कंपोज़र के ज़रिए से डाउनलोड रिकमेंडेड है, इस तरीके से करें, लेकिन कंपोज़र अभी हमने पढ़ा नहीं है। हम जब लारावेल और कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे तो फिर कंपोज़र को भी थोड़ा सा देख लेंगे। और अभी हम इधर से आर्काइव फाइल से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आप लोग इन दोनों लिंक्स में से किसी एक को क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, एडवांस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना कीजिएगा। हम बेसिक को लेके चलेंगे, एडवांस के बाद में आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। तो मैंने इसको क्लिक किया, ये बेसिक एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो गई। आप भी इसको डाउनलोडिंग पे लगा दीजिएगा, एक आध मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन है आपके सामने, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे क्या क्या कुछ काम हो सकते हैं ये के अंदर, वो सारे के सारे मौजूद हैं। दोबारा लाइए ज़रा एंड में देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है और क्या क्या काम इसके अंदर हो सकते हैं। वो सारे हम थोड़ी देर में इसको देख लेते हैं। अलबत्ता अभी पहले थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर और कुछ टास्क इसमें परफॉर्म करते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये है क्या। फिर उसके बाद इस डॉक्यूमेंटेशन से हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप ये शुरू वाले लिंक को, यहाँ पे इंस्टॉलेशन को मैनेज किया गया कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी, आप गाइड देखना चाहें तो यहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन है ये का, यहाँ पे ये पहला लिंक मौजूद है। और इसी के अलावा बेसिक फीचर जो है, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे है, रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, की कॉन्सेप्ट क्या है। बहरहाल हम उसको देख, मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं चलता हूँ इसको अब इंस्टॉलेशन की तरफ। ये एक जिप फाइल मेरे पास आई है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्टरी में सर्वर के ऊपर इसको
अपलोड कर देता हूँ। ये मैं बैच 13 के नाम से मैंने एक फाइल बनाई हुई है, डायरेक्टरी बनाई हुई है, सारे कोड वहाँ पे रखेंगे। जिप फाइल में कोड, ये पूरा फ्रेमवर्क मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। सिंपल है, कुछ खास मुश्किल नहीं है इसको इंस्टॉल करना। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे ये इनर फोल्डर है और उसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स मौजूद हैं। मैं इसको अंदर से कॉपी कर लेता हूँ और रूट पे लाके इसको डाल देता हूँ। और ये डायरेक्टरी अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं, और इसका नाम मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं इसको ये के नाम से यहाँ पे इस डायरेक्टरी को रख लेता हूँ। ये देखिएगा, ये का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको सही तरीके से कोई बातें समझ में ना आ रही हो तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। ये का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। खासतौर पे मॉडल व्यू कंट्रोलर्स कहाँ पे पड़े हुए हैं उनकी डिटेल ज़रा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको रन करते हैं। ये कंट्रोलर का फोल्डर है, सारे के सारे कंट्रोलर्स यहाँ पे पड़े होंगे। जो भी कंट्रोलिंग फ्लो जो मैंने लिखना है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं इस फाइल को ओपन करते हैं तो एक बेसिक सा कंट्रोलर यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, उसका नाम है साइट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर सारे, ये एक डायरेक्टरी है कंट्रोलर्स की, यहाँ पे सारे के सारे कंट्रोलर्स होंगे। ये एक डायरेक्टरी है मॉडल्स की, यहाँ पे सारे के सारे मॉडल्स पड़े होंगे। पहले से 2-3 मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, यूजर, लॉगिन फॉर्म और कॉन्टेक्ट फॉर्म के नाम से 3 मॉडल्स पड़े हुए हैं। और इसी तरह ये व्यूज की डायरेक्टरी है, यहाँ पे सारी की सारी HTML, CSS और ये सारे व्यूज पड़े होंगे फ्रंट एंड से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी पहले से 2 डायरेक्टरीज मौजूद हैं, लेआउट की और साइट, और उसमें कुछ व्यूज हमारे पास पड़े हुए हैं, फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये 3 चीज़ों को हमने पढ़ा था और वो तीनों की तीनों आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये कंट्रोलर्स हैं, ये मॉडल्स हैं और यहाँ पे व्यूज हैं। बाकी डायरेक्टरीज क्या हैं, इनमें से एक डायरेक्टरी आपके सामने नज़र आ रही है कॉन्फ़िग की। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आएंगी। जितनी भी एप्लीकेशन को लेकर कॉन्फ़िगरेशंस हमने करनी होगी वो इस डायरेक्टरी में सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं और इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। लोकल होस्ट और बैच 13 / हमने डायरेक्टरी का नाम ये रखा हुआ है, तो हम इसको ओपन करते हैं और उसके साथ आगे पब्लिक, शायद वेब है, वेब लिखेंगे / फिर देखिएगा ये कोई एरर आ रहा है, आपके पास भी ऐसे ही आएगा। हमने अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखा और उसके साथ / वेब लिखा। मैं अभी बताता हूँ कि वेब क्यों लिखा, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है। इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। हमने चूँकि रिकमेंडेड तरीके से इसको इंस्टॉल नहीं किया, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। इस एरर को रिजॉल्व करने का तरीका ज़रा समझिएगा। कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाएं और यहाँ पे web.php ओपन करें। ये कॉन्फ़िगरेशन में web.php में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 16 और 17, मैंने इसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे कुकी वैलिडेशन की वो हम खुद से अपने पास से ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ भी एक रैंडम सी की लिख दें, कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट मैंने अपने पास से लिख दिया और ये सेव कर दिया, दैट्स इट। कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर में जाके आगे web.php, यहाँ पे जाके एक लाइन को हमने एडिट किया और मैंने रिफ्रेश किया पेज को और ये एप्लीकेशन रन हो गई। एक बनी बनाई एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। इसमें अबाउट का पेज मौजूद है, इसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज मौजूद है, इसमें लॉगिन का पेज मौजूद है और ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, बूटस्ट्रैप में बनी हुई है, रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको वेब व्यू में ओपन करता हूँ तो आपके सामने ये दिखेगी, ये देखिएगा सारी की सारी रिस्पॉन्सिव है, कुछ भी इसका डिज़ाइन ख़राब नहीं हुआ। यहाँ से जाएं तो ये लॉगिन के पेज पे जाएं तो हम वो भी ओपन कर सकते हैं, ये ऊपर है, होम पेज पे वापस आ सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ यहीं पे ऑलरेडी हुआ है। और हमने वेब क्यों लिखा, ये ज़रा आप देखिएगा कि वेब लिखने की वजह क्या है। बेसिकली हमारी एप्लीकेशन का एक एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट जो होता है ये वेब के फोल्डर में होता है। ये वेब का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है,
इस फोल्डर में जाएंगे तो ये index.php है, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो फाइल लोड होगी वो ये वाली होगी, इसलिए हम index.php तक अप्रोच करते हैं। वेब डायरेक्टरी का नाम लिखा और साथ में /web लिखा, तो यहाँ पे ये index.php लोड हो गई। चलेंगे, ये बात आपको यकीनन समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा टास्क ये है कि हम एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस ऑलरेडी हमने बना रखा है, मैं वो डेटाबेस आपको दिखा देता हूँ। उस डेटाबेस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे थे और उसमें हमने प्रोडक्ट का कंट्रोलर बनाया था और प्रोडक्ट का CRUD बनाया था। तो ये डेटाबेस है हमारे पास। इस डेटाबेस को एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। मैंने डेटाबेस का नाम कॉपी कर लिया और अब हम चलते हैं डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। और मैंने बताया था कि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो कॉन्फ़िग के फोल्डर में होती हैं। कॉन्फ़िग के फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पे जाके देखें, अभी हमने वेब को चेंज किया और अब हम DB कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो DB के फोल्डर को ओपन करेंगे, DB की फाइल को ओपन करेंगे, db.php। तो यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी हुई हैं और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको DSN MySQL है, होस्ट लोकल होस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, DB नेम डेटाबेस का नेम, यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम होगा वो चेंज करेंगे। यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम इन्वेंट्री है तो मैंने उसका नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। डेटाबेस का यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट डेटाबेस के नाम चेंज किया। यहाँ पे पहले कुछ और लिखा हुआ था, अब मैंने अपना वाला डेटाबेस का नाम, बस ये लिखने से डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब डेटाबेस मेरी एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम चलते हैं, जी के अंदर एक टूल होता है, उसको गी टूल बोलते हैं। जी टूल क्या है, बस थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। आप बस URL के स्ट्रक्चर को ज़रा समझिएगा। होम पेज पे आप लोग, तो यहाँ पे ये URL है, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। index.php फॉरवर्ड से आगे क्वेरी स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद R आ रहा है और R के बाद इक्वलिटी साइन है और उसके बाद इक्वलिटी साइन के बाद जो कुछ भी है आप उसको उड़ा दें और उसकी जगह GII गी लिख दें, GII, और ये लिखने से ये ओपन हो गया। मैं ये URL आपके लिए कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए सहूलत हो इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे। मैंने ये URL कमेंट बॉक्स में डाल दिया, आपके सामने नजर आ रहा है, web/index.php R = गी। तो चलते हैं हम आगे। गी टूल है, यहाँ पे हम सारा का सारा CRUD बनाएंगे। अब हम CRUD बनाने जा रहे हैं, तो CRUD में सबसे पहले हम मॉडल बनाएंगे। ये ज़रा इस तरतीब को ज़रा जहन में रखिएगा। वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी, बाद में रेफरेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल बनाने जा रहे हैं। मॉडल, यहाँ से मॉडल बनेगा, यहाँ से CRUD बनेगा, कंट्रोलर, एक्सटेंशन, मॉड्यूल, फॉर्म, ये सब कुछ यहाँ से बन जाएगा। फॉर्म जनरेटर भी यहाँ पे मौजूद है, फॉर्म भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चलें, बहरहाल अभी हम मॉडल को देखते हैं। मॉडल स्टार्ट के बटन पे हिट किया और यहाँ पे आपने टेबल का नाम दे, जिस टेबल के लिए आपने मॉडल बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने प्रोडक्ट्स को लेकर डील करना है, हम प्रोडक्ट्स के टेबल के लिए CRUD बनाने जा रहे हैं। तो मैं अपने टेबल का नाम प्रोडक्ट लिखता हूँ। जैसे ही देखें, अब आपके सामने नज़र आ रहा होगा, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे अभी तक जितने भी कस्टमर, प्रोडक्ट और यूज़र, ये तीन मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? ये डेटाबेस से आ रही हैं, ये वाले हैं। पर मैं लिखता हूँ पी को। जैसे ही मैंने लिखा तो प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट्स का टेबल यहाँ पे पहले ही लिस्टेड आ गया। ये डेटाबेस से उसने ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लिया। प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, प्रोडक्ट के टेबल ये देखें, एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसने खुद से उसको फेच कर लिया। तो बहरहाल अपने टेबल का नाम लिखिएगा यहाँ पे, और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में सारे के सारे टेबल जितने भी आपके उस टेबल डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं वो लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन है, इधर से मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, वही लिखा हुआ वही आ रहा है। उसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया कि आप प्रोडक्ट के टेबल को डील करना चाह रहे हैं तो मॉडल क्लास का नाम भी प्रोडक्ट्स ही होना चाहिए, कुछ और ना रखें। मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वही अच्छी है। मैं बाकी किसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करता, एज इट इज़ उसको रहने देता हूँ और नीचे प्रीव्यू के बटन को हिट करता हूँ। प्रीव्यू के बटन को जैसे मैंने हिट किया तो नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगा, वो कह रहा है कि मॉडल के एरिया में एक प्रोडक्ट.php के नाम से हम मॉडल क्रिएट करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्रिएट कर दें, मुझे कोई इश्काल नहीं है। प्रीव्यू, अब मैं जनरेट के बटन को हिट करता हूँ तो ये वाली फाइल वहाँ पे क्रिएट कर देगा मॉडल्स के अंदर प्रोडक्ट.php। मैंने उसको जनरेट के बटन को हिट किया तो नीचे देखें कोड सक्सेसफुली जनरेटेड, ये कोड खुद ब खुद बन गया, वहाँ पे क्रिएट कोड वहाँ पे जनरेट हो गया, प्रोडक्ट.php बन चुकी है वहाँ पे। अब मैं मॉडल हमने बना लिया तो मॉडल की हमारी फाइल का नाम जो था मॉडल का नाम वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। क्रड जनरेटर में चलते हैं, क्रड बनाने लगे आप। क्रड वाले पोर्शन में मैं गया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला जो चीज़ है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का नाम क्या है, तो पिछले मैंने मॉडल बनाया तो मॉडल क्लास का नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया, जो पीछे हमने बनाया उसको याद रखिएगा। सर्च मॉडल का नाम क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ वही प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट, और उसके साथ मैं सर्च लिख देता हूँ। सर्च मॉडल का नाम प्रोडक्ट सर्च, उसके साथ एक सॉफिक्स ऐड कर दिया, सर्च लिख दिया मैंने। चलें जी आगे। कंट्रोलर का नाम क्या होना चाहिए, कंट्रोलर का नाम भी मैं प्रोडक्ट रख लेता हूँ और प्रोडक्ट्स के साथ आगे जस्ट सॉफिक्स ऐड कर देता हूँ कंट्रोलर, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया हुआ है तो इसलिए वो मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो बस आप स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा, वही नाम जो प्रोडक्ट मॉडल है वही नाम आगे हर जगह फॉरवर्ड होता चला जा रहा है। और इसी तरह ये कंट्रोलर का नाम भी मैंने रख दिया प्रोडक्ट्स, और आगे मैंने सफिक्स लगा दिया कंट्रोलर्स। सॉरी, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि कंट्रोलर्स नहीं आना चाहिए, कंट्रोलर आना चाहिए, आखिर में एस कोड आ दो। मैंने एस कोड आ दिया, अब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बाकी व्यू पाथ इसको मैं चेंज नहीं करता, कुछ भी इसमें नहीं लिखता, और हम प्रीव्यू वाले एरिया में चले जाते हैं। देखेंगे वो तीनों जगहों पे कुछ एरर कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, क्लास पाथ ये जो प्रोडक्ट्स का फोल्डर है उसको नहीं मिला। तो नहीं मिला तो हम एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, ऐप मॉडल्स, मैं उसको पूरा पाथ बताता हूँ कि कहाँ पे जाके सर्च करो। तो उसको बता दिया, ऐप के फोल्डर में जाओ और मॉडल्स के फोल्डर में जाओ और वहां जाके प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा। चलिए अब उसको मिल चुका है, और इसी तरह मैं उसे सर्च के बारे में भी यूं ही बता देता हूँ। यहाँ पे ऐप मॉडल्स, और ये क्रिएट जो करना है ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके मॉडल्स के अंदर जाके प्रोडक्ट सर्च का मॉडल वहां पे क्रिएट करना है। और इसी तरह यहाँ पे भी मैं यही सॉफिक्स ऐड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर ऐड करने जा रहे हैं ना, कंट्रोलर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मॉडल की जगह अब मैं कंट्रोलर लिखूंगा, कंट्रोलर, ताकि ये वाली फाइल जो है वो कंट्रोलर के फोल्डर में जाए। तो ये ज़रा समझ लीजिएगा कि हमने कैसे किया, एरर आने पे मैंने ये काम किया। अब हम चलते हैं नीचे, ये पाथ एज इट इज़ लीजिएगा जैसे मैंने किया, ऐप मॉडल्स और आगे प्रोडक्ट मॉडल क्लास का नाम, ऐप मॉडल और आगे सर्च मॉडल का नाम, और ऐप कंट्रोलर और आगे प्रोडक्ट कंट्रोलर यानी कंट्रोलर का नाम। अब हम प्रीव्यू के बटन को हिट करते हैं। कंट्रोलर, हाँ हमने शायद गलत कर दिया, यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए था, कंट्रोलर कंट्रोल, हमने गलत स्पेलिंग लिख दी है। चलें, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी यहाँ पे, कंट्रोलर के फोल्डर यानी इस फोल्डर का नाम देना था हमने। ये एप्लीकेशन फोल्डर है और इसके अंदर हमें ये कंट्रोलर का फोल्डर है, ये मॉडल्स का फोल्डर है, तो इनके स्पेलिंग ज़रा ठीक होने चाहिए, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे एरर दिया कि कंट्रोलर का स्पेलिंग ठीक नहीं थे। चलें जी,
प्रीव्यू के बटन के बाद उसने मुझे बताया कि ये फाइल्स मैं क्रिएट करूँगा। कंट्रोलर में जाके प्रोडक्ट कंट्रोलर, मॉडल्स में जाके प्रोडक्ट सर्च और व्यूज़ के फोल्डर में ये सारी फाइल्स होंगी। मैं उसे कहता हूँ क्रिएट कर दो, मुझे इससे कोई दुश्वारी नहीं है। जनरेट के बटन को हिट किया तो उसने मुझे सक्सेस का मैसेज दे दिया कि ये सारी फाइल्स वहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं, ज़रा इन फाइल्स को एक नज़र देख लेते हैं। कंट्रोलर के एरिया में चलते हैं। मैंने पहले दिखाया था कंट्रोलर का फोल्डर, और यहाँ पे देखिएगा ये प्रोडक्ट का कंट्रोलर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मॉडल के फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पे 3 मॉडल्स पहले से थे, 2 और हो गए हैं, प्रोडक्ट मॉडल और प्रोडक्ट सर्च का मॉडल। ये 2 क्यों हैं, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे बाद में। व्यूज़ के फोल्डर में चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा व्यूज़ में यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम से कुछ व्यूज़ भी पड़े हुए हैं, और इसके अंदर चलते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ की फाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम ज़रा फ्रंट एंड पे आते हैं। फ्रंट एंड में मैं एप्लीकेशन को ज़रा एक नए फोल्डर में नए टैब में ओपन करता हूँ। लोकल होस्ट / बल्कि मैं ऐसे एज इट इज़ उसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, लोकल होस्ट / बैच 13 के बाद जी /web index.php $, r इज इक्वल टू। अब मैंने यहाँ पे r इज इक्वल टू के बाद हमने अपने व्यू फोल्डर का नाम या कंट्रोलर का नाम यहाँ पे देना है। क्योंकि सबका नाम मैंने सेम ही रखा हुआ है, तो इसलिए r इज इक्वल टू के बाद अब मैंने प्रोडक्ट्स लिखूंगा। प्रोडक्ट्स, तो देखिएगा जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स लिखूंगा तो क्या होता है, ये देखिएगा ये प्रोडक्ट्स का क्रड पहले से बना हुआ है, खुद ब खुद बन गया। सारी के सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड हैं जो भी डेटाबेस में मौजूद हैं। यकीनन आपको दिख रही होंगी कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो भी डेटाबेस में मौजूद हैं। यहाँ से क्रिएट, अगर मैं नई प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ उसका लिंक भी मौजूद है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा नई प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, जो भी लिखना चाहूँ, क्वांटिटी उसकी 500, सेल्स उसकी अभी 0 हुई है, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट और ये सारा कुछ भी हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। लेकिन ये देखिएगा क्रिएटेड डेट के ऊपर उसने एरर दिया है, क्रिएटेड डेट देना ज़रूरी है, अपडेटेड डेट ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसको उसने कहा जी ये ऑप्शनल है। और क्रिएटेड डेट अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो ये देखिएगा वो एरर दे दिया कि ये भी ब्लैंक नहीं होगा, ये उसने फॉर्म वैलिडेशन भी सारी लगा दी है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिएटेड एट 1 लिख देता हूँ, सॉरी ये 1 लिख देता हूँ, तो अब वो एक्सेप्ट कर लेगा कि बहुत अच्छी बात है, अब ठीक है। देखिए वो ग्रीन हो गया। साइज क्या है, अगर ये मैंने ऑप्शनल रखा हुआ है तो ये ऑप्शनल रहेगा, अदरवाइज अगर मैं इसको रिक्वायर्ड रखूँगा तो, और कलर जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऐड करनी है तो डेट का फॉर्मेट ज़रा हमें कुछ चीज़ों को, मैंने कहा था कस्टमाइजेशन तो हर वक्त चाहिए होती है, तो क्रिएटेड डेट यहीं से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि डेट के फॉर्मेट को वो लेगा, अदरवाइज किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो भाई, और यहाँ पे एक डेट डाल देता हूँ आज की, अभी हम थोड़ी देर में इसको ज़रा मैनेज कर लेंगे। ओ सॉरी, क्रिएटेड बाई नहीं, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे तो 1 आएगा क्रिएटेड बाई, और यहाँ पे क्रिएटेड एट, यहाँ पे पूरी डेट हमने डाल दी। टाइम ना डालने तो कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन एज इट इज़ उसको रहने देते हैं। चलें जी, तो आपने देख लिया फॉर्म वैलिडेशन भी साथ में लगी हुई है। अब मैं सेव के बटन को हिट करता हूँ तो ये देखिएगा उसने रिकॉर्ड एंटर कर दिया डेटाबेस में, उसकी आईडी ये है, व्यू बना हुआ है ऑलरेडी, नेम उसका ये है, क्वांटिटी ये है, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें मैंने नहीं दी हैं उसने बता दिया, ये नॉट सेट। और इसके बाद अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो अपडेट कर दूंगा, अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ सही नहीं हुई तो डिलीट कर लूँगा। और अगर हम बैक
प्रोडक्ट्स की लिस्ट में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से अवेलेबल है। और यहाँ से नीचे जाके देखें तो वो कहाँ गई जो हमने लास्ट में ऐड की है, शोइंग 115 आइटम। हाँ सॉरी, पेज पर रिफ्रेश करेंगे तो लेकिन वो रिफ्रेश है, हमने अभी जो मोबाइल ऐड किया वो नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये है वो एंट्री, ये टॉप पे उसने ले आया उसको, ये वो नज़र आ रही है यहाँ पे, ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम उसको देख सकते हैं। हम अगर किसी आइटम को व्यू करना चाहते हैं तो ये देखिएगा, ये व्यू कर सकते हैं। इधर से ही उसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के पेज पे चले जाएंगे और यहाँ से हम क्वांटिटी इसकी लिखने नहीं लिखी हुई तो हमने 20 क्वांटिटी ऐड कर दी और सेव कर दें इसको, तो ये इसकी क्वांटिटी ऐड हो चुकी है। बैक जाते हैं तो ये HP वर्क स्टेशन की क्वांटिटी आपको नज़र आएगी। अपडेट भी हम कर सकते हैं, कहाँ है HP वर्क स्टेशन, ये उसकी एंटिटी क्वांटिटी ऐड हो गई है। हम यहाँ से उसको एडिट करना चाहें, किसी और को एडिट करना चाहें तो ये एडिट का लिंक यहाँ पे लगा हुआ है हर एक के साथ। ये शर्ट को एडिट करते हैं और शर्ट की क्वांटिटी हम 30 ऐड कर देते हैं और इसका साइज़ और कलर ब्लू सारा कुछ मौजूद है, बस क्वांटिटी हमने ऐड कर दी तो ये क्वांटिटी शर्ट्स की भी ऐड हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नज़र आएगी, ये क्वांटिटी 30 हमने ऐड की है तो ऐड। और डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट करना भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, जिसको चाहें जिस आइटम को आप डिलीट करना चाहें तो इजीली वो डिलीट हो जाएगी। ये नंबर 2 पे जो आइटम है हाफ शर्ट 2 दफ़ा है तो इसमें से एक को हम डिलीट कर देते हैं, इससे ऊपर वाली भी हाफ शर्ट है तो जस्ट इसको क्लिक करते हैं डिलीट। तो मुझे पूछ रहा है कि डिलीट करनी है, मैंने कहा जी बिल्कुल करनी है। तो ये देखें एक आइटम डिलीट हो चुकी है, दूसरी नहीं मौजूद है। और ये देखिएगा हमारे पास ये फिल्टर्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं किसी एक को ढूंढना चाहता हूँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल में ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद है, मैं देखता हूँ कि शर्ट के नाम से कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। SHIRT शर्ट्स एंटर करते हैं तो देखें शर्ट को लेकर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वही आगे, बाकी सब के सब यहाँ से गायब हो गए। तो ये सर्च बहुत एडवांस किस्म की सर्च यहाँ पे इनेबल्ड है। तो जिस रिकॉर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ यहाँ पे सर्च भी हो रहे हैं, और अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। किसी एक को ढूंढना चाहता हूँ तो ऊपर से यहाँ से ढूंढा भी जा सकता है। बहुत फ्लेक्सिबल है ये सारा कुछ। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने प्रोडक्ट ये क्रड क्रिएट किया और आपको लगा कि ये सेकंड्स में हो गया। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करके देखते हैं कि ये कैसे कुछ कस्टमाइजेशन करके देखते हैं। तो कस्टमाइजेशन में सबसे पहले हम इसी चीज़ को कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हमें देखें यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, या आईडी हम नहीं दिखाना चाहते, इसकी जगह हम ये क्रिएटेड डेट जो है ये हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते। तो क्रिएटेड डेट हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम इसको उड़ा देते हैं और आईडी वाले पोर्शन को भी उड़ा देते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हम साइज़ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, कलर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो वो दोनों ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि कैसे ये वर्क करती है। URL में अगर ऊपर चलें तो URL से सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। URL में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। होम पे चलते हैं, मैं दोबारा ज़रा चीज़ों को आपके लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे चल के ऊपर क्वेश्चन मार्क R इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, और ये देखिएगा ये यहाँ पे आ रहा है। तो प्रोडक्ट्स में इस वक्त ये index.php लोड हो रही है, ये index.php है। तो व्यूज़ के अंदर ये सारी index.php पड़ी होगी। तो हम चलते हैं व्यूज़ में, ये देखिएगा ये जी का फोल्डर है, यहाँ पे ये व्यूज़ का फोल्डर है। व्यूज़ को ओपन किया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ओपन किया और प्रोडक्ट्स में जाके ये देखिएगा ये इंडेक्स का ये फाइल इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही है। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक विजेट चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये विजेट क्या है। ये लाइन ऑफ कोड है ग्रिड व्यू विजेट। ये ग्रिड व्यू विजेट जो है ये सारा कुछ ये बनाता है। ये क्रड ये जो टेबल है इस विजेट ने बनाया हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन में इसकी सारी डिटेल मौजूद है कि इसको कैसे आपने कस्टमाइज करना है, आप कर सकते हैं। तो मैं जस्ट ये करता हूँ कि जो कॉलम हाइड करवाने हैं वो यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ये आईडी का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको कमेंट कर दिया।
क्रिएटेड बाय का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो बाकी कॉलम यहाँ पे लिस्टेड है। साइज का कॉलम मुझे चाहिए और कलर का कॉलम मुझे चाहिए, इसको अनकमेंट कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिएगा नेम आईडी गायब हो चुका है यहाँ से, क्वांटिटी, सेल्स, साइज और कलर, अब बाकी कॉलम मुझे नहीं दिख रहे। और ये भी रिस्पॉन्सिव है सारा कुछ भी इसमें गलत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक लगा दूँ ताकि मुझे नज़र आए कि जब भी मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स वाले एरिया में जाना चाहूँ तो यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ नज़र आए जिससे मैं उसको क्लिक करके चला जाऊँ। तो ये कैसे मुमकिन होगा, ये देखिएगा ज़रा। यहाँ पे ये व्यूज़ वाला फोल्डर है, हम व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर हैं और मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे 2 फोल्डर ऑलरेडी बने हुए हैं, साइड प्रोडक्ट्स की और साइड। यहाँ पे एक लेआउट का फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं और उसमें एक फाइल पड़ी हुई है मेन लेआउट। मेन को हमने ओपन कर लिया और उसमें ये देखिएगा ये होम और ऊपर यूआरएल बने हुए हैं। ये कुछ कम्प्लेक्स आपको लग रहा है कोड, लेकिन ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये अरे बनी हुई है, अरे आइटम की अरे है और अरे को ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ उन्होंने डील किया हुआ है। तो अरेज कैसे होती हैं, ये ज़रा उसका एडवांस वर्जन है। अरे को बनाया गया है और अरे के जरिए से मेन्यू क्रिएट किया जा रहा है। इको नैव वेजेट, नेविगेशन वेजेट है, नेविगेशन बार है और उसका विजेट है। और उसको हमें कुछ खास नहीं करना, सिंपल हम जस्ट ये करते हैं, इस चीज़ को डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक लाइन ऑफ कोड को डुप्लीकेट कर लिया, कॉम्पैक्ट, इस लाइन को मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। और प्रोडक्ट की सूरत में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पे यूआरएल में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ क्योंकि मेरा यूआरएल भी प्रोडक्ट्स ही है। और फॉरवर्ड / के बाद मैं कुछ नहीं लिखता, जस्ट उसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। index.php ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। चलें यहाँ पे चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट का ये लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट्स। अगर आप यहाँ से देखने जाते हैं तो यहाँ होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट्स वाले एरिया में जाना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करता हूँ। तो ये देखें मैं प्रोडक्ट्स वाले एरिया में आ गया और ये देखें यूआरएल में भी वही आ रही है। तो यहाँ पे हमने लिंक भी लगा दिया और ये बहुत इजीली लग गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही है जी। मेरा ख्याल है काफ़ी है। चले बाकी चीज़ें भी 2-4 चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे वर्क करेंगी। अब मैं आपको दिखाते हैं, हम जब ये क्रिएट, इसका यूआरएल कैसे बनता है ये ज़रा समझिएगा। ये क्रिएट वाला पॉइजर, यहाँ से हम सारा कुछ ऐड करते हैं और ये डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो जाता है। डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये मैनेज होगा। ये फाइल कौन सी है, तो ये फाइल ऐसे ऊपर से देखी जा सकती है। यूआरएल में देखिएगा प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के बाद / क्रिएट लिखा हुआ है। इट मीन व्यूज के अंदर प्रोडक्ट्स के एरिया में जाएं और वहां पे create.php को ओपन करें। व्यूज, प्रोडक्ट्स और यहाँ पे ये create.php है और फॉर्म, ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। क्रिएट को ओपन करते हैं और यहाँ से एक लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है, यहाँ पे वो _form.php को ओपन कर रहा है, form.php। और ये सारी की सारी इनपुट फील्ड्स उसमें पड़ी हुई हैं। ये वो इनपुट फील्ड्स हैं जो यहाँ पे बनी हुई हैं। हम इनमें से किसी एक इनपुट फील्ड को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको कमेंट कर देंगे। ये क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म में चलते हैं, फॉर्म में जाके अब ये हमें नज़र नहीं आएंगी। अब वही जो 4 मौजूद हैं, बाकी सारी यहाँ पे हाइड हो चुकी हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया है फॉर्म और क्रिएट। चलते हैं किसी और चीज़ को टच करते हैं, बैठ जाएं
और अब हम देखते हैं अपडेट को कैसे मैनेज करते हैं। ये देखिएगा, अपडेट को हिट किया मैंने, इस रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से भी वो सारी हाइड हो चुकी हैं। तो जितनी चीज़ें वहाँ पे थी उतनी चीज़ें अब यहाँ पे आ चुकी हैं। वो एक ही फॉर्म डॉट PHP अपडेट के लिए भी यूज़ हो रहा है और क्रिएट के लिए भी यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अपडेट प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है /अपडेट। तो देखते हैं प्रोडक्ट्स में यहाँ पे एक अपडेट की फाइल भी होगी। ये देखिएगा, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वही दोबारा से वो फाइल फॉर्म डॉट PHP यहाँ पे कॉल की जा रही है, रेंडर फंक्शन दिस रेंडर फॉर्म डॉट PHP, और ये फॉर्म डॉट PHP है वो दोबारा इधर कॉल हो रही है। अब हम किसी रिकॉर्ड को व्यू करते हैं, यहाँ से व्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। ये व्यू है, तो इसके लिए देखिएगा प्रोडक्ट्स और व्यू, तो जाते हैं जाके फाइल में, ये प्रोडक्ट्स की डायरेक्टरी है और इसमें ये व्यू डॉट PHP है, और ये सारा व्यू यहाँ से मैनेज हो रहा है। जो चीज़ यहाँ से यहाँ पे डिटेल व्यू का एक विजेट यूज हो रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे अपनी HTML लिखें, जिस तरह की आप लिखें। आपकी यहाँ पे ये डिफॉल्ट विजेट को आप बेशक यूज ना करें, आप अपनी HTML लिख के भी इसको यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने एक बहुत सिक्योर सी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। हम यहाँ पे व्यू में क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट ये शो नहीं कराना चाहते, तो हम इनको कमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे दिखेंगे नहीं। ये देखिएगा, आप क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट ये गायब हो जाएंगे अगर मैं पेज पर रिफ्रेश करूँगा। जो चीज़ें मैं शो करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पे, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना HTML कुछ भी लिखना चाहूँ, जो भी अपनी मर्जी से लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे लिखी भी हुई है, ये पैराग्राफ है, ये H1 है। आप इसके अंदर कुछ और लिखने उन्होंने लिखा हुआ, हम अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहें यहाँ पे एक H1 लिख देते हैं, और या H2 लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। वो यहाँ पे दिखेगा, जो भी मैं लिखूंगा ये देखेंगे। तो हमारी अपनी HTML भी वर्क करेगी, और उन्होंने एक ख़ास HTML यूज़ की हुई है, अपनी ही उन्होंने डेवलप की हुई है, एक रैपर उन्होंने बनाया हुआ है। हम इस पर बात नहीं करते, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी डिटेल सारी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, और इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था कि यहाँ पे जाके ये सारी इनकी जो अपनी HTML है वो यहाँ से क्रिएट की जा सकती है। देखें, एक्सटेंशन मॉड्यूल, ये फॉर्म जनरेटर है, यहाँ पे जाएं और फॉर्म अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। व्यू का नाम लिखें, मॉडल का नाम लिखें, और पूरा का पूरा फॉर्म आपका बन जाएगा। तो फाइल स्ट्रक्चर सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं मॉडल के अंदर। ये मॉडल है, मॉडल में एक फाइल आई है हमारे पास, ये मॉडल डॉट PHP। इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा ये रूल्स हैं। ये रूल्स ज़रा अहम है, यहाँ पे जो चीज़ आप रिक्वायर्ड करेंगे वही रिक्वायर्ड होगी। अभी डेटाबेस से उसने कुछ बनी हुई है यहाँ पे, और उनमें नेम है, क्रिएटेड बाय या क्रिएटेड एड्स। तो जो चीज़ यहाँ पे मैं सेल्स को रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ पे इस लाइन में लिख दूंगा, कॉमा सेपरेटेड करके वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा गया क्वांटिटी सेल्स क्रिएटेड बाय या अपडेटेड बाय इंटीजर है। तो अगर यहाँ पे हम इन फील्ड्स में स्ट्रिंग डालने की कोशिश करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये रूल्स हैं। यहाँ पे ये लेबल्स दिए गए हैं, सारे के सारे लेबल्स यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं। आईडी की जगह मैं आईडी लिखना चाहता हूँ तो और कुछ लिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे लिख दूंगा। नेम की जगह प्रोडक्ट नेम ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ। सिर्फ नेम नहीं लिखता, प्रोडक्ट नेम लिख देता हूँ। तो देखिएगा पूरी की पूरी एप्लीकेशन में जहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे उसके साथ प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। चलते हैं, ये नेम देखें आप, उसके साथ पहले नेम लिखा हुआ आ रहा था, अब प्रोडक्ट नेम आ गया वहाँ पे। और ये देखें सॉर्टेबल भी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया ये कॉलम। इसी तरह क्वांटिटी,
इसको क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। 2 दफ़ा क्लिक करें तो वो ये सारी चीज़ें इस तरीके से सॉर्टेबल भी हैं। एक आखिरी चीज़ रह गई व्यू, तो उसको भी एक नज़र देख ले। कंट्रोलर रह गया तो उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोलर जो बना था, देखिएगा ये एक्शंस हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल हैं। जब भी रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले इंडेक्स, तो यहाँ पे आती है इंडेक्स कंट्रोल फंक्शन है, एक्शन प्रीफिक्स है और उसके साथ इंडेक्स आ रहा है, ये इंडेक्स कंट्रोल। व्यू, ये वो व्यू का कंट्रोल फंक्शन है। इसी तरह ये क्रिएट, जब भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है। और अपडेट, जब अपडेट करते हैं किसी रिकॉर्ड को तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है। और जब हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है। नीचे वाले को हम डिस्कस नहीं करते, चलेंगे। उम्मीद है आपको डिटेल में ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपका टास्क ये है कि एक आध दफ़ा आप ये काम कर लें। इसके डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, सारा कुछ है। कैशे कैसे होगी, सिक्योरिटी क्या चीज़ है, डेटा कैसे डिस्प्ले होता है, डेटा यूज़र की तरफ से कैसे आएगा, और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो कैसे होगी, क्यूरी बिल्डर क्या है, एक्टिव रिकॉर्ड, माइग्रेशन, और ये रेडिस, मोंगोडीबी, और इस तरह बहुत एडवांस किस्म की डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन से सारा कुछ पढ़ सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, बिहेवियर, एलियस, ये बहुत सारी चीज़ें हमने, सर्विस लोकेटर, इन सारी चीज़, बहरहाल इनमें से किसी को भी हमने टच नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये बहुत सारी है। गेटिंग स्टार्ट में इंस्टॉल करना, एप्लीकेशन को रन करना, हेलो एप्लीकेशन, फॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये देखिएगा फॉर्म जो अभी हमने बताया था, ये फॉर्म कैसे क्रिएट किए जाएंगे। सॉरी एक मिनट, व्यू, ये देखिएगा ये उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। और मैजिक एक्सप्लेन, यहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्या मतलब है इसका, ये फॉर्म, फील्ड, मॉडल, नेम, ये क्या है। ये सारी फॉर्म के रिलेटेड जो भी आपको मुश्किल चीज़ें लग रही हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। जनरेटिंग कोड विद गी, ये गी जिसके ज़रिए से हमने स्केप फोल्डिंग की, कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको ये समझ में ना आए तो ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। देखें जो कुछ हमने काम किया वो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है आपको, वही काम हमने किया, यहाँ पे उसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। आप यूट्यूब से घी के ट्यूटोरियल्स भी ले सकते हैं, वहाँ से मज़ीद एडवांस लेवल आप इसको देख सकते हैं। वेब सर्विसेज इसमें कैसे बनाएंगे और बहुत कुछ है। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, इस टास्क को ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा। उम्मीद है आपको डिटेल से मैंने समझा दिया। एडवांस फ्रेमवर्क भी हमने पढ़ लिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको ग्रिप कर पाते हैं, आपको ये समझ में किस लेवल का आया, ये डिपेंड करता है कि कुछ यहाँ पे अरेज आपको अच्छे से समझ में आ जाएं, और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो है या ऊप अगर आपको आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ये उस पर बेस करते हैं ये सारे फ्रेमवर्क्स। बहरहाल मैंने काफ़ी हद तक की चीज़ें आपको बता दी। मज़ीद हेल्प आप ऑनलाइन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से ले सकते हैं, यूट्यूब से ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको बहुत कुछ पता चल गया। आपके पोर्टफोलियो में अब ऐड हो जाना चाहिए ये, अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में, अपनी सीवी में, अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लीजिएगा। 1 आध मिनट में ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हुई तो मैं उसको आंसर करूँगा, अदरवाइज 1 आध मिनट में ये लेक्चर एंड हो जाएगा।
इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं उनको डिटेल में देखिएगा। ऑर्डर्स लाने के लिए अपवर्क को, फाइवर को टाइम दीजिएगा, वहीं पे बैठ के अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा, प्रपोजल सेंड कीजिएगा, प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कीजिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उसको लिख के रखिएगा, मुझे क्वेरी कीजिएगा। ऑनलाइन भी मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपके साथ शेयर्ड है, तो आप हर तरीके से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टाइम पे आइएगा ताकि हम मज़ीद ज़्यादा एडवांस चीज़ें हम पढ़ सकें। आप लेट आएंगे, टाइम मुझे इंतज़ार करने में बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा, तो हम कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे इस तरीके से। अस्सलामु अलैकुम।